वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। इससे पहले आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से सेट नंबर पूरे 11 तक अपलोड कर दूंगा हूँ 100 क्वेश्चन सीरीज के अकॉर्डिंग। क्लियर है। आज मैं आप लोगों के सामने सेट 12 का 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आप लोग के जैसा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये देख सकते हैं, सेट नंबर 12 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा, जो आप लोगों को इसी क्लास में 50% याद कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखिए बाजरा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, अगर आप लोग बाजरा लिखते, देखिए बाजरा लिखते हैं, क्लियर है। तो बाजरा में आप लोग लास्ट शब्द क्या लिख रहा है? रा। तो रा से कौन सा राजस्थान? राजस्थान हो गया। राज से क्या होता है? राजस्थान। तो आई थिंक बाजरा से ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड, ये जो दर्शाता है, आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं गणराज्य का। तो गणराज्य देखिए, सबसे पहले गणराज्य का अर्थ होता है भारत। देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, भारत एक गणतंत्र और गणतंत्र को ही लोग बोलते हैं, ये चीज क्लियर है। गणतंत्र का अर्थ होता है भारत का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, अर्थात राष्ट्रपति। ये आप लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, अर्थात इसका अर्थ होता है कि आप लोग इसमें चुनाव होगा। आप लोग देखते होंगे भारत में होता है ये। और भारतीय संविधान गणतंत्र जो शब्द लिया गया वह किस देश से लिया गया? तो ऑलमोस्टली फिर आप लोग गणित में फंस जाते हैं, तो अर्थात याद रखिए फ्रांस से लिया गया। क्लियर है। बात करना चाहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है भारत किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं है, अर्थात हर मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे? 20 को क्लिक करेंगे। तो राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं समाजवादी। तो फ्रेंड्स, एक होता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है भारत एक समाजवादी। समाजवादी का तात्पर्य ये होता है कि सामाजिक संगठन के ऐसे सिद्धांत से जो उत्पादन के साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि का संपूर्ण समुदाय द्वारा कंट्रोल करवाता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं पंथ निरपेक्ष को। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा पंथ निरपेक्ष को ही बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ होता है राज्य सभी धर्मों के लिए समानता का व्यवहार करता है, किसी धर्म का ना तो संरक्षण देगा, ना ही राजधर्म को मान्यता देगा, ये अर्थ होता है। तो राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारतीय प्रस्तावना का उद्देश्य जो प्रस्ताव पार हुआ था वह 13, देखिए मैं लिख देता हूँ, 13 दिसंबर 1946 को ये पास किया गया था। क्लियर है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने। क्लियर है। और इसको जो पारित किया गया था, याद रखिएगा 22 जनवरी, देखिए 22 जनवरी 1947 को। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं भारतीय प्रस्तावना के। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट हुआ था। क्लियर है, इस चीज को याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। इसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। चलिए बातें करना चाहते हैं कौन कौन शब्द को जोड़ा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए, सबसे पहले जोड़ा गया था समाजवादी को। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी को। तो पहला लिखेंगे समाजवादी को। दूसरा जोड़ा गया था, आप लोग बीच में पढ़े भी होंगे, पंथ निरपेक्ष। किसको जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष को जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष को। और तीसरा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक और जोड़ा गया था, आप लोग बताइएगा। क्लियर है, समानता। तो ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में निम्नलिखित में कौन सा पठारी अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, मारवाड़ का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या मालवा का पठार। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे पूरा अरावली और विंध्य क्षेत्र। तो ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी मालवा का पठार होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो फ्रेंड्स याद रखिए, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, देखिए मैं ये आप लोग जो है यानी मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वे बात करना चाहते हैं दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार का जो सेब होता है वह त्रिभुजाकार होता है। क्लियर है। और यह जो आप लोग का होता है, यह ताप्ती नदी के में स्थित है। क्लियर है। अर्थात दक्षिण में त्रिभुजाकार के रूप में होता है। वही बात करना चाहते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो ऑलमोस्टली मैं झारखंड से बिलोंग्स करती हूँ। झारखंड के जो क्षेत्र होते हैं बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। मारवाड़ का पठार ऑलमोस्टली फिर मरवाड़ी लोग कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान भाग में हो गया। क्लियर। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर मालवा का पठार हो गया। मालवा का पठार कहाँ है? मैं डिस्कस कर दिया, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी फेमस है, ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो लिखा गया वह शशि थरूर के द्वारा शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, यह शशि थरूर कौन है? तो कांग्रेस के कद्दावर नेता है। क्लियर है। चलिए, और इसके द्वारा ये भी लिखा गया, वाई आई एम
ए हिंदू ये भी लिखा गया, द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा गया है, ये सारी चीज़ इसके द्वारा लिखा। फिर द पैराडॉक्सिमल प्राइम मिनिस्टर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए सबसे पहले चोटी का देखिए शेप इस टाइप से होता है, चोटी आप लोग का इस टाइप से होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो लिख रहा कंचनजंगा, कामेट, अनायमुड़ी या माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा तो कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की, देखिए यहाँ पे के बोला, तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी होगा कंचनजंगा होगा। क्लियर है? चलिए और याद रखिएगा, देखिए इस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हैं। तो कंचनजंगा के बारे में सबसे पहले आप लोग जानिए लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट लोग पढ़े होंगे, तो याद रखिए 95-88 होता है, 95-98 मीटर होता है, 95-98 मीटर होता है। और और इसके साथ साथ यह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होती है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिए। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम में होता है। कहाँ पे होता है? सिक्किम में। बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले बात करना चाहते हैं हिमालय के बारे में। तो देखिए हिमालय का सबसे ऊंची चोटी होती है वो माउंट एवरेस्ट होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट एवरेस्ट होती है। क्लियर है? और इसकी लंबाई की बात करना चाहते हैं तो 8,848 नहीं बल्कि 50 हो गया, ये आप लोग का मीटर हो गया। क्लियर है? ये आप लोग का नेपाल में स्थित होती है। वही सेकेंड की बात करना चाहते हैं तो ये गॉडविन ऑस्टिन होता है, गॉडविन ऑस्टिन, जिससे लोग K2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K2 होता है। इसकी लंबाई बात करना चाहते हैं तो आई थिंक 86-11 होता है, 86-11 मीटर होता है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिए, ये दूसरा सबसे बड़ी होती है। और वही तीसरा की बात करना चाहते हैं कंचनजंगा, जो कि आप लोग का 85-98 मीटर होता है, ये सिक्किम में होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए और बात करना चाहता है अनाईमुड़ी। तो ऑलमोस्ट अगर भारत का मैप बनाते हैं तो देखिए एक होता है पश्चिमी घाट, एक होता है पूर्वी घाट। तो देखिए आप लोग को मैं बताना चाहिए, पश्चिमी घाट का जो सबसे बड़ी जो भाग होता है उसे बोलते हैं अनाईमुड़ी। अब पूर्वी घाट की बात करना चाहते हैं तो महेंद्रगिरी होता है। दोनों जहाँ पे मिलता है उसे बोलते हैं नीलगिरी का पठार। क्लियर है? तो राइट आंसर अगर जाएंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग कंचनजंगा जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद के बीच है। तो मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कावेरी जल विवाद जो होता है ना वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? देखिए आप लोग को देखना पड़ेगा और दर्शाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन। देखिए एल आप लोग का 12 में आता है, देखिए ये 12 में होता है, जी कितना में आता है? 7 में आता है। उसी प्रकार बी कितना में आता है? 2 में आता है। डब्ल्यू कितना में आता है? 23 में आता है। तो देखेंगे 5-5 डिफरेंस हो रहा है, कितना का डिफरेंस हो रहा है? 5-5 का। तो 23 में से 5 को हटाएंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा? 18। तो ऑलमोस्टली 18 में क्या आता है? आर। तो पहला शब्द आर लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट के लिए। डी आप लोग का 4 आता है और एच आता है 8 में, यानी 4 बढ़ रहा, फिर 12 आता है, एल आता है 12 में, फिर देखिए 12 आ रहा तो फिर 4 जोड़े, यानी पी 16 में से 4 जोड़े, 16-4 20, 20 में क्या आता है? तो ऑलमोस्टली टी आता है। तो आर टी, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ना तो आर टी ऑप्शन नंबर बी में सी में नजर आ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग को देखना कौन एक दूसरे से मैच खाता है। तो देखिए विनर में जो होता है वह नम्र होता है। क्लियर है? तो विनर नम्र से संबंधित है। जस्ट लाइक सेम अस्पष्ट जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए दर्शाए गए, देखिए दर्पण को दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखे गए आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। कुछ करना, जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोलता है तो लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट। तो देखिए ट्रायंगल है, सबसे पहले यहाँ ट्रायंगल को शो करेंगे। देखिए शुरू वाला पृष्ठ में ट्रायंगल कहाँ है? तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली अगर देखिए शुरू वाला पृष्ठ में ट्रायंगल हम लोग को यहाँ नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। कुछ बैग कागज़ है, तो चलिए बैग को बनाते। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कुछ बैग है। क्लियर है? तो कुछ बैग कागज़ है, तो फ्रेंड्स हम लोग कागज़ के लिए बोल रहे हैं, तो चलिए मान लीजिए कागज़ को, तो कागज़ को हम लोग मान लेते हैं कागज़ है, कागज़ मान लिए। उसके बाद लिख रहा सभी लकड़ी कागज़ है, तो यहाँ पे सभी लकड़ी को मानना है। तो देखिए सबसे पहले जो सभी के लिए बोले ना तो सभी के लिए अलग मान लेते हैं। आप लोग देखिए सभी लकड़ी के बारे में मालूम है, तो देखिए ये सभी लकड़ी को लोग कागज़ मान लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग सभी लकड़ी को कागज़ मान लिए। आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब बोला कुछ बैग कागज़ था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बैग को मान लेते हैं, कुछ बैग को कागज़ मान लिए। अब लिखा कुछ बैग गुड़िया है, तो यहाँ पे बैग को गुड़िया मान ली। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, सभी गुड़िया कागज़ है, तो देखिए गुड़िया यहाँ पे, कागज़ यहाँ पे, तो सभी गुड़िया कागज़ का कोई रिलेशन नहीं है, तो कैंसिल कर देंगे। कुछ बैग लकड़ी है, देखिए कुछ बैग लकड़ी है, तो ऑलमोस्टली फिर नहीं है, तो दोनों आप लोगों का कथन निष्कर्ष नहीं सही होगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही होता, ना तो निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को इंटरचेंज करके हुए बनाना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसमें 42 और 36 को आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में सॉप को 4629 लिखा जाता है और स्पोर्ट को 9824 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ए को क्या लिखेंगे। देखिए इस टाइप्स का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लोग कॉमन वर्ड्स देखेंगे। देखिए एस है, यहाँ एस है, पी है, पी है, फिर देखें ओ है, ओ है, तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना तो इसमें आप लोग का क्या बचेगा टी, तो देखिए यहाँ पे 9 9 मिल गया, क्लियर है। फिर देखेंगे 4 है, 4 4 मिल गया, फिर 2 2 मिल गया, तो यहाँ पे टी के यहाँ पे क्या बच रहा है, टी के यहाँ पे देखिएगा टी का वैल्यू आप लोग का 8 आ जाएगा, क्लियर है। इसमें ए के यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ए का पूछा तो क्या होगा 6, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। देखिए प्रवाह कोशिका मापी तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो होता है वह कोशिका के आकार, आकृति और प्रदीप्ति के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है, क्लोरोस्टम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों के नवजात की रक्षा करते हैं कौन सा होती है, तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस का क्वेश्चन को इसको इग्नोर करिए, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरनली ले ले तो इग्नोर कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि P बराबर 106, Q बराबर 105, R बराबर 104 हो तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी का मान क्या होगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन को आप लोग फॉर्मूला बेस्ड बनाइएगा फ्रेंड्स, ऑलमोस्टली आप लोगों को मैं बताया था। देखिए कुछ भी नहीं करना, देखिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ एक फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, माइनस कीजिएगा तो फिर यहाँ पे पी क्यू लिखिएगा माइनस क्यू आर कीजिएगा माइनस आर पी, इतना का फार्मूला लिखिएगा ना। सबसे पहले हाफ लिखिएगा, क्या लिखिएगा हाफ लिखिएगा, इसके बाद अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो पी माइनस क्यू लिखिएगा, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर कीजिए, फिर माइनस कीजिए तो क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर करेंगे, क्लियर है। फिर करेंगे तो आर माइनस, देखिए तो आर माइनस पी का होल स्क्वायर करें, ये सारी चीज़ों को आप लोग को निर्भर करता है। तो याद रखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस आर क्यू माइनस आर पी का फॉर्मूला था हाफ माइनस हाफ पी माइनस, तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए हाफ कर दिए पी माइनस क्यू, तो पी का वैल्यू 106, तो 106 में से 105 गया, एक का स्क्वायर बचेगा, फिर देखिए क्यू माइनस आर, तो 105 में से 104 को हटाएं एक बचेगा, फिर आर माइनस पी, तो 104 में से 106 घटाएंगे तो दो का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो इसलिए अनुसार सॉल्व किया देखिए 4 5 6 यानी हाफ को 6 से गुना करेंगे तो ऑलमोस्टली 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक पुराना HP डेस्क जेट प्रिंटर 4800 में खरीदा जाता है, उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है, यदि उसे 6360 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए ये आप लोगों का CP था, ये दोनों को हम लोग टोटल CP कर दें, तो CP का टोटल करेंगे तो 4800 500 कितना हो गया 5300 हो गया, तो फ्रेंड 5300 आप लोगों का CP हो गया। आई होप क्लियर होगा। बात करना चाहते हैं SP के लिए, तो SP के लिए देखिए तो कितना बेच रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा नहीं 6360 में बेच रहे हैं, क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे, तो 6360 में से 5300 को माइनस करेंगे तो फुली आप लोग के सामने 1060 बचेगा, ठीक है। अब CP कितना था 5300 था, 5300 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा, क्या आएगा 0.2, ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। कौन सी संख्या 7918378 किस संख्या से विभाज्य होगा। बात करते हैं पहला 4 के लिए, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड 4 के लिए क्या होता है अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, तो क्या 70 4 के पहाड़ में आता है, नहीं आता, तो कैंसिल कर देंगे। बात करते हैं 9 के लिए, तो 9 के लिए सभी का सब 9 का टेबल में डिवाइड होना चाहिए। देखिए 8 7 15 15 3 18 18 8 26 26 1 27 27 9 36 36 और 7 43, देखिए 43 9 का पहाड़ में नहीं आता, तो 9 भी आप लोगों का कैंसिल कर देंगे। बात करना चाहते हैं 11 का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड हम लोग 11 से ट्राई करेंगे, तो 11 से ट्राई कीजिएगा, तो इसमें आप लोग को ऑलमोस्टली पता है 11 के लिए तरीका क्या होता है, और इवन का इक्वल होना चाहिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर +3 करेंगे, फिर 8 करेंगे, इतना बराबर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस फिर करेंगे 8 + 7 करेंगे, इक्वल होना चाहिए। तो 7 और 1 8 8 3 11 11 8 कितना होता है 11 8 आई थिंक 19 होता है। अब देखिए 9 8 17 17 7 कितना होता है 17 और 7 24 होता है। तो देखिए दोनों का डिफरेंस ना तो 0 है ना ही 11 का डिविजिबल है, तो यानी 11 से भी नहीं कैंसिल होगा, तो लास्ट में हम लोग 13 को क्लिक कर देंगे। 13 से डिवाइड कीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज या एक समकोण त्रिभुज बी पर समकोण है, उसकी भुजा 6 8 और 10 इकाइयाँ है, सी 8 इकाई लंबाई वाले भुजा के सामने का शीर्ष है, तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए आप लोग को इस टाइप से सॉल्व करना है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से करना आप लोग को, इस टाइप से करना है। देखिए आप लोग को सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को शो करना, आप ABC मानेंगे, देखिए ए, अब बी को आप लोग का समकोण शो कर रहा था, बी समकोण शो कर यहाँ पे सी। अब देखिए 6 8 10 है, तो हम लोग ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ले तो 6 8 यहाँ पे 10 ले लें। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए सी 8 इकाई वाली लंबाई के सामने है, तो देख सकते हैं सी जो है ना
ए शीर्ष है, तो ये आप लोग का सही हो गया। तो पूरा tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू क्या होगा, देखिए tan स्क्वायर ए तो tan एक और यहाँ पे आना, तो tan थीटा का फॉर्म क्या होता है, L/B होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 6 है और बेस का वैल्यू 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर सी इसके अकॉर्डिंग बेस क्या 6 है और हाइपोटेनस कितना 10 है, तो ये दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिएगा, तो टोटल सॉल्व कीजिएगा ना, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 669/400 आ जाएगा कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को इसमें के का मान निकालना, होपफुली आप लोग बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए सबसे पहले 15 का पहाड़ा में 855 देखें कितना बार में आता, तो ये आप लोग का आएगा 75, यानी कि 57 बार में आ जाएगा, माइनस के है 32/25 कितना होता है 160 होता है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 16 को 1156 से डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। अब इंटू 37 का पहाड़ा में 111 आता है 3 टाइम्स में। अगर आप लोग इसको भी सॉल्व करते हैं तो 57 प्लस 160 कीजिए तो 217 आता है, माइनस क्या यहाँ पे के बराबर 72 दिया कितना होता है 216 आता है। तो के का वैल्यू ज्ञात करें तो 216 में से हम लोग 117 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, तो माइनस माइनस कंसिडर कर दें तो के का वैल्यू ऑलमोस्टली केवल 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं हमेशा स्किप कर देता हूँ क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन रहता है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जोजिला टनल जो है वह लद्दाख में, कहाँ पे है लद्दाख में। इस चीज़ को याद रखिए, एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो जोजिला टनल आप लोग का प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थित है। क्लियर है, चलिए अब याद करते बात करते हैं जोजिला दर्रा के बारे में। तो याद रखिए जोजिला दर्रा जो होता है लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 1875 में क्या लिख रहा है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। तो और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो कोरोमंडल निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों को गृह भूमि है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो देखिए स्टेप्स अगर बनाते होंगे ना, तो कोरोमंडल आप लोग को पता, देखिए यहाँ पे आता देखिए आप लोग को पता होगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल आता है, यहाँ पे उड़ीसा आता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पे तमिलनाडु आता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए कोरोमंडल का जो पार्ट्स आता है यहाँ पे आता है, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, शायद नहीं दिया, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, इस चीज को याद रखेगा। और फ्रेंड्स याद रखें कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र होता है, या पूर्वी घाट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित होता है। क्लियर है, अब देखिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, चलिए बस काफी इतना ही इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखें 1920-22 में असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। बात करना चाहते हैं असहयोग आंदोलन जो आप लोग का प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है, और याद रखें 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गया था। क्लियर है, बातें करना चाहते हैं इसे वापस कब लिया गया था, तो देखिए 12 फरवरी को, आई थिंक 12 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। क्लियर है, इसके पीछे तत्कालिक कारण थे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था इस वजह से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें और वैसा कुछ तो वैसा है नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोतीलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता हो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसमें त्यागपत्र जो दिए थे रक्षा मंत्री दिए थे। तो उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे बीके कृष्णा मेनन थे। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा बीके कृष्णा मेनन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिए थे। वीके कृष्णा मेनन इस समय भारत के रक्षा मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। क्लियर है, आपको मैं बताना चाहता हूँ इसी समय याद रखिएगा आप लोग, इसी समय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। क्लियर है, इस चीज को आप लोग पढ़े होंगे। तो लगे
लेकिन याद रखिए 19 देखिए आप लोग मैं बताना चाहता हूँ 1954 में एक एक्ट आया था। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। 1954 में आप लोग के सामने पढ़े भी होंगे, पंचशील समझौता हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन तो ये दोनों आपस में समझौता किए थे। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 1959 में दलाई लामा ने भारत के शरण में ले लिए थे, जिसके वजह से दोनों के बीच में क्या आ गया था, तनाव आ गया था। इस वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ था। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो देखिए हमेशा अलग के लिए जो मांग किया था तो गोविंद वल्लभ पंत होगा। क्या होगा, गोविंद वल्लभ पंत। याद रखिए 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए बात करना चाहते गोविंद वल्लभ पंत थे कौन। तो अगर आप लोग यूपी से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोगों के लिए लल्लू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये गोविंद वल्लभ पंत जो ना यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। याद रखें यूपी के फर्स्ट सीएम कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत थे। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के सामने क्या गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने ये रहा। क्या लिख रहा, अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे क्या है, देखिए टी के बाद लिख रहा आ, तो टी होता है 20 में, 20 में 2 घटा 18, तो फिर 18 में से 2 घटाएंगे तो पी यानी कि पी लिख देंगे, यानी 16 पी होता है। यू आता आप लोग का 21 में आता है, एक्स आता है 24 में, यानी कि 3 जोड़ दिए, फिर 24 में 3 जोड़े 27 आई थिंक ए लिखेंगे। फिर भी आप लोग का होता है 22 में से 4 घटा दे 18, तो 18 में 4 घटाएंगे तो एन आएगा, यानी पन होगा, PAN, पान सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये तो लल्लू का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। तो इसमें प्लस के यहाँ पे डिवाइड करना है, बी के यहाँ पे मल्टीप्लाई, सी के यहाँ पे प्लस और डी के यहाँ पे माइनस करना है। तो देखिए 28 कर देंगे, बी के यहाँ पे क्या लिख रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 7। उसी पर डी के यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है डिवाइड करने, डी के यहाँ पे क्या लिख रहा है माइनस, तो माइनस कर देंगे 176 कर देंगे। ए के यहाँ पे डिवाइड करना था 8, और सी के यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था, तो प्लस करना था, बराबर 13। बोर्ड मास के तरीके को यूज करना फ्रेंड। तो 28 को 7 से गुना करेंगे तो 196 आएगा, माइनस 8 का पावर में 176 आएगा, 8 2 16 यानी 22 बार में आएगा, प्लस क्या 13 आएगा। आई थिंक अगर आप लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो आप लोग बीच में आएगा 187 आएगा आई थिंक आप लोग के सामने, और 187 इज द राइट आंसर होगा। चलिए प्रकाश अंधा, देखिए प्रकाश का अपोजिट क्या होता है, देखिए प्रकाश अंधा होता है, यानी कि प्रकाश होता है अंधा, यानी अंधा व्यक्ति प्रकाश को नहीं देख पाता है। क्लियर है। तो उसी प्रकार देखिए ना संवाद गूंगा, यानी गूंगा व्यक्ति संवाद नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 46, 81, 100, 120, 141 को सेटल करना है। तो देखिए लास्ट से जाइएगा, तो देखिए 20 में क्या जोड़ेंगे 141 आएगा, तो 21 ऐड कीजिएगा। फिर देखिए 20 में क्या जोड़ेंगे 120 आएगा, तो 20 करेंगे। क्लियर है। तो अगला में 81 में क्या जोड़ेंगे 100 आएगा, तो 19। तो देखिए 20, 21, 20, 19, तो हम लोग क्या करेंगे 81 में से 18 को घटा दीजिए ना, आप लोग को जो आएगा वही आंसर। तो 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 7 में से बन गया 6, यानी 63 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। एक कुट भाषा में बेस्ट को GKX जेड के रूप में लिखा जाता है और EDGE को JJLK के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कुट भाषा में वाइंड को कैसे लिखाएगा, कुछ नहीं करना फ्रेंड। देखिए अगर आप लोग देखिए बी को आप लोग का जी लिख रहे हैं, बी का होता है 2 होता है और जी का होता है 7, तो यानी 5 बढ़ रहा है। फिर देखिए ई का होता है 5 और के का होता है 11 होता है, नहीं 6 बढ़ा, शुरू में 5 बढ़ रहा, फिर क्या बढ़ा 6 बढ़ रहा। फिर एस का होता है 19 और एक्स का क्या होता है 24 होता है। फिर देखिए 5 बढ़ा रहा। फिर टी का होता है 20 और जेड का होता है 26, तो जे यानी 20 और 26 यानी कि 6 बढ़ा। तो शुरू में 5 बढ़ा रहा, फिर 6, 5 6 5 6 बढ़ा रहा। तो वाइंड के लिए बोला तो वाइंड होता है 23 में, 23 में 5 जोड़े, 23 5 28, 28 बोले तो बी ले लेंगे। आई यानी 9, 9 6 15, 6 15, 15 में क्या आता है फ्रेंड, तो ऑलमोस्टली आप लोग ओ होता है। एन आता है आप लोग का 14 में, तो 14 5 19, 19 यानी एस कर देंगे। और डी आता है आप लोग का 4 में, तो 4 6 10 यानी BOSJ होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर चला, फिर वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। यदि वह अंत में उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा था तो उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था। कुछ नहीं करना। देखिए मुकेश अपने कार्यालय से सीधे 12 किलोमीटर जा रहा था। क्लियर है। तो मान लीजिए इसका कार्यालय सीधे जा रहा था, चलिए 12 किलोमीटर ये जा रहा था। वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता, देखिए पूरा नीचे जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो हम लोग इस हिसाब से केवल जाएंगे, तो 45 डिग्री घूम गया। देखिए 45 डिग्री घूम गया
अब 45 दाएं मुड़ने पर 8 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से 8 किलोमीटर चला, यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चला दिए। अब वो अंत में उत्तर पश्चिम की हो जाता है और 11 किलोमीटर, तो यहाँ से हम लोग 11 कर देंगे। अब आप लोगों को बीच बोला हुआ उसने अपने कार्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो देखिए तो पूर्व से ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। रासायनिक गति के साम्य में अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें कैसी होती है, तो फ्रेंड याद रखिए अग्र और पश्च की दरें जो होती है हमेशा बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए, प्लैंक कांस्टेंट में एच का डायमेंशनल क्या होता है, तो फ्रेंड प्लैंक कांस्टेंट सबसे पहले एच बराबर क्या होता है, देखिए ई बाय भी होता है, क्या होता है ई बाय भी होता है। ई फोर होता है एनर्जी, वी फोर होता है आप लोग का फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है, तो एनर्जी का जूल होता है, फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड होता है, तो जूल यहाँ पे पर सेकेंड होता है, तो जूल इंटू सेकेंड होगा, तो जूल इंटू सेकेंड है, तो जूल इंटू सेकेंड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग निकालें जूल इंटू सेकेंड के अकॉर्डिंग कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कोणीय संवेग का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। देखिए, एक आदमी रेलगाड़ी द्वारा 800 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जहाज द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए औसत चाल कितनी होगी? जब भी औसत चाल की बात करना चाहते हैं तो कुल दूरी, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 1200 है, फिर यहाँ पे 1600 है, और कहाँ पे था आप लोग का 1000 है। सारे को सम कर देंगे, और भी कहीं था क्या, यही था ना 1 2 3, तो और भी यहाँ पे 200 किलोमीटर क्लियर है, तो चारों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे को जोड़ दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1200 था, फिर हम लोग देखें 1600 था, फिर देखें हम लोग 200 था ना, ये हाँ 200 किलोमीटर था, एक अगेन हम लोग देखना चाहते हैं 1000 था। ये चारों दूरी को जोड़ दिए बटा कुल समय, तो समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। तो पहला में दूरी था 1200 और चाल कितना था 80 था, तो क्या करेंगे समय बटा दूरी बटा चाल, यानी कि 1200 बटा 80 कर देंगे सेकेंड अगेन, तो 1600 बटा क्या करेंगे आई थिंक करेंगे 40। उसी प्रकार 1000 का रिलेशन था आप लोग का 400 से, तो 400 कर देंगे। फिर देखें 200 का हम लोग 50 से करेंगे। आई थिंक फ्रेंड्स अगर इसको पूरे का पूरे सॉल्व किया तो 65.04 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग का पेपर में आएगा। x माइनस वाई का वैल्यू 25 है और एक्स वाई का वैल्यू 444 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अगर सॉल्व करते हैं तो आगे देखिए आप लोग यहाँ पे एक काम कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के माइंड में ही नहीं आ पाएगा। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फार्मूला ऑलमोस्टली मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला था, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग क्या करते हैं ए माइनस बी करते हैं, क्या करते हैं ए माइनस बी करते हैं, इसके बाद ए स्क्वायर करते हैं प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग को यूज करना होगा। क्लियर है? आप लोग देखिए एक्स माइनस वाई का तो दिया ना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग का वैल्यू निकालना। देखिए इसका सबसे पहले x माइनस वाई का दिया तो हम लोग स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x माइनस वाई दिया ना, तो हम लोग यहाँ से फार्मूला को देखिए आप लोग एक और फार्मूला बता देना चाहते हैं। देखिए इस फार्मूला को याद कर लिए, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस बी कर लीजिएगा। क्लियर है? इंटू यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले कर दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? प्लस 3ab होता है, यानी 3xy, ये फार्मूला होता है। तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 25 लिख रहा, फिर x माइनस वाई का वैल्यू 25, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 एक्स वाई का फुल वैल्यू देखेंगे 444 था, तो 444 ले देंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये 25 आ रहा, 25 का स्क्वायर क्या होता है आई थिंक 625 आता है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1332 आएगा। अगर आप लोग टोटल सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 48,925 आएगा, 48,925 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं 48,925, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करें, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिए गए व्यंजक को सरल करना है। तो फ्रेंड्स को सरल करना है यानी सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया 729 आ गया, प्लस 2 का टेबल में 142 आएगा आप लोग का 71 टाइम्स में, प्लस यहाँ पे तीनों को सॉल्व कर लीजिए ना, तो 350 यहाँ पे सॉल्व, यानी कि यहाँ पे टोटल किए 200 आ गया। क्लियर है? ये आप लोग का यहाँ पे आ गया डिवाइड, इसको सॉल्व किए 25 को 25 से गुना किया 625 हो गया, 625 में से 125 को घटाएंगे तो ऑलमोस्टली क्या बचेगा 500। अब देखिए 729 प्लस 71 को ऐड करेंगे 80 यानी 800 आ जाएगा, 800 प्लस 200 1000, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लल्लू वाला क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग इसको बनाते हैं ना तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं यदि वे
6 दिन एक साथ काम करते तो कितना काम शेष रहेगा। देखिए मान लीजिए कि ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है यहाँ पे बी, और बी आप लोग का बोल रहा कितना 16 दिन में। क्लियर है। तो टोटल कार्य अगर देखिए तो 48 हो गया, तो इस 12 चौक 48 हुआ, 16 तिया ए 48 हुआ। क्लियर है। तो फ्रेंड टोटल यानी ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर रहा है, तो देखिए 6 3 4 3 7 हो गया, 7 काम हो गया, दोनों मिलकर 6 दिन 7 कार्य किया। तो टोटल कार्य 48 था, 48 में ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहा है 42। तो फ्रेंड हम लोग क्या करें, 42 कार्य कर चुका है दोनों मिलकर, तो 48 में। क्लियर है। तो यहाँ पे सॉरी टोटल कार्य 48 में से 42 कर दिया, तो शेष कार्य कितना बचा, 6 बचा, आउट ऑफ कितना 48 में। तो इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा 1/8 आएगा। क्या बचेगा 1/8 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल 1/8, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है और वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है और x% लाभ वांछित है तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, तो लागत मूल्य कुछ नहीं पता ना, तो हम लोग उसको सीपी मानते हैं। तो सीपी कुछ नहीं पता, हम लोग 100 मानेंगे और एमपी मानेंगे। तो एमपी क्या बोल रहा है, इससे 40% अधिक है यानी 140 लिख देंगे। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट देते हैं, तो याद रखें जब भी छूट देते हैं ना तो वो फ्रेंड्स आप लोग का हो जाता है एसपी बन जाता है। ठीक है। तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। तो हम लोग कर देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एमपी का वैल्यू 140 था, 140 ले देंगे। अब इसमें x% के छूट देंगे, तो हम लोग अभी x पता नहीं तो 100 माइनस एक्स करेंगे, बाई क्या करेंगे 100 का, यानी छूट दे दिए तो 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो फ्रेंड इसका देखिए लाभ प्राप्त होता है यानी 100 कर देंगे इंटू 112 कर देंगे। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप, मुझे विश्वास है। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते ये 100 ये यहाँ से कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते 0 0 ये भी कैंसिल हो गया, और भी अगर छोटा करना चाहते हैं तो इसको टोटल सॉल्व कीजिए। तो x का वैल्यू अगर निकालेगा ना तो टोटल जो x का जो वैल्यू आएगा आप लोगों के सामने 20% आएगा। क्या आएगा 20% आएगा। क्लियर है। तो अब 20% आ गया, तो हम लोग नई वस्तु का क्रय मूल्य बोल रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना था 2400 था। ठीक है। 2400 का क्या करें 20% ऐड कर देंगे, तो यानी 120 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, टोटल लिखेंगे 2880। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2880 रुपये आएगा। इट इज़ द आंसर। तो ऑप्शन है 2880 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो देखिए कामायनी, याना, चिदम्बरा, सेवा सदन। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चाहता है मुंशी प्रेमचंद, देखिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखा गया वह सेवा सदन लिखा गया। क्या लिखा गया सेवा सदन। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र जैसी चीज को भी लिखा गया। क्लियर है। और सबसे फेमस जो इसका था गोदान था। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं कामायनी, तो ऑलमोस्ट में कामायनी जो लिखा गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। क्लियर है। बात करना चाहते हैं चिदम्बरा, तो चिदम्बरा में जो लिखा गया था आई थिंक ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। क्लियर है। और यामा तो महादेवी वर्मा के द्वारा मिला था। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुछ अनुसूचियां की बात करना चाहता हूं, कुल 6 था। क्या 6 था। तो ऑप्शन नंबर 6 को क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग का इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले याद रखिए जल संरक्षण अधिनियम। देखिए जल संरक्षण ये अधिनियम कब लागू हुआ था, तो देखिए 1974 में लागू हुआ था। 1974 में वही वायु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये आप लोग का 1981 में हुआ था। 1981 में पर्यावरण के बारे में तो ऑलमोस्टली सारे बच्चे जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1986 में। कब हुआ था 1986 में। और वन्य जीव का तो ऑलमोस्टली 1972 लिख रहे, एक होता वन अधिनियम, तो वन अधिनियम कब आया था 1927 में आया था। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, आ भी सकता नहीं भी। देखिए तो जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था, वायु के बोल का तो 1981 हुआ था, पर्यावरण 1986, वन 1927 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस्पात संयंत्र की बात करना चाह रहा। क्लियर है। तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले मैं सीखा था रोहित सर से, बीरू भीरू। देखिए मैं याद करना चाहता हूँ बीरू भीरू राज दुबे, इस चीज को आगे आप लोग ट्रिक से याद कर ले, बीरू भीरू राज दुबे। इससे आप लोग को बहुत सारी चीज सीख जाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 20 होता है ब्रिटेन, तो देखिए ब्रिटेन से क्या लिखे बीरू, सॉरी 20 होता है बोकारो।
क्या होता, बोकारो संयंत्र जो कार्य हुआ था ना वो आप लोग रूस की सहायता से हुआ था। भी से भिलाई, भिलाई जो स्टार्ट हुआ था वो भी रूस से हुआ था। रा से रावल किला, तो रावल किला जर्मनी की मदद से हुआ था। दू से दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके हुआ था, बे से ब्रिटेन हुआ था। तो यहाँ पे लिख रहा जर्मनी के सहयोग से। तो फ्रेंड देखिए राज, राज मैं लिख रहा हूँ, देखिए राज, राज है ना, बीरू भीरू राज दुबे, तो फ्रेंड राज। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जा, जा से क्या आता है जर्मनी, तो यहाँ पे तो जर्मनी हो गया। लेकिन अब यहाँ पे शुरू में क्या रा है, तो मैं क्या बता, रा से क्या होगा, रावल किला होगा, क्या होगा, रावल किला। तो याद रखिए रावल किला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से 1956 से 1961 के बीच में, 1956 से 1961 के बीच में। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हो गया सी इस राइट आंसर। क्लियर है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता देना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मैं तो आप लोग को बता दिया हूँ, और बीरू भीरू याद रखिए। देखिए मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, लास्ट टाइम लिख रहा हूँ फिर नहीं लिखूंगा। देखिए सबसे पहले लिखिएगा बीरू, बीरू का अर्थ होता है यहाँ पे देखिए 20 होता है आप लोग का बोकारो, तो बेकारो संयंत्र जो बना था वह रूस के सहायता, बीरू भीरू। 20 होता है भिलाई, भिलाई भी रूस से हुआ था। भीरू भीरू राज, राज से होता है रावल किला जर्मनी के सूबे दुबे, दू से होता है दुर्गापुर, बे से ब्रिटेन। चलिए क्रिकेट में तेज गति से सिर की ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को कहा जाता है, तो हमेशा याद रखें क्रिकेट देखते होंगे तो ऊंचा फेंक देंगे तो उसको बोलते हैं बाउंसर। क्या बोलते हैं, बाउंसर। मूल संविधान में किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं, यानी किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, क्योंकि तो देखिए और मोस्टली फ्रेंड्स करेक्ट आंसर अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, क्योंकि यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्य की अपेक्षा पालन करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, मूल संविधान में आई थिंक मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर है, तो इसमें मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसके पीछे कारण था ना, यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का स्वेच्छापूर्वक पालन करेंगे, ये था रीजन। ठीक है, चलिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ मौलिक कर्तव्य के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भारतीय संविधान के अमेंडमेंट में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भाग नंबर 4 का काम है, या फिर 4 का काम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्लियर है, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर है, 4 का काम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस भाग के अनुच्छेद की बात करना चाहता हूँ तो 51A, तो 51A के तहत देखिए 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। कब, 1976 में। क्लियर है, फिर उसके बाद 46वां संविधान संशोधन यानी कि 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एक और को जोड़ा गया था। नहीं, टोटल कितना हो गया, 11। अभी वर्तमान समय कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है, तो पहला कब जोड़ा गया था, तो 1976 में। पहला कब जोड़ा था, 1976 में। सेकेंड जोड़ा गया था 2002 में। 1976 कौन सा संशोधन था, 42वां था, और ये कब था, 86वां था। इस चीज को याद रखें, इसमें 10 जोड़ा गया था, इसमें 1। अभी वर्तमान समय कुल कितना, 11 है। बात करना चाहते हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो फ्रेंड्स याद रखें ये यूएसएसआर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑलमोस्टली में बताया था रूस बोलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सा उपाय अपना सकती है, तो हमेशा याद रखिए कर सुधार, टैक्स को सुधार कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए और फ्रेंड्स याद रखिए राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो दिए गए शब्द में, इसमें आप लोगों को बताना है दिए गए शब्द में से 4 शब्द अन्य शब्द यानी कौन सा शब्द उपयोग करके नहीं बना सकते। देखिए नहीं, तो मशीन है, तो देखिए सीम SEAM, देखिए SEAM सिम तो बन गया है। बात करना चाहते नेम्स, देखिए N हो गया, AMES नेम्स भी हो गया है। बात करना चाहते कैमल, तो CAM भी है, E है, L नहीं है इसमें, तो ऑलमोस्टली राइट आंसर करेंगे कैमल, क्योंकि देखिएगा ना मशीन वर्ड्स में आप लोग का L नहीं लिख रहा, तो ऑप्शन नंबर C को क्लिक करेंगे। क्लियर है, चलिए बस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं इसलिए बताता हूँ पूरा आप लोगों को। देखिए एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं की ओर चलता है, फिर 1 मीटर दाईं की ओर चलता है। वह शुरू से अब तक कितनी दूर चल गया, कुछ नहीं करना। देखिए मान लो एक व्यक्ति ये है 10 मीटर उत्तर चला दिए, 10 मीटर उत्तर चल गया, फिर वह 10 मीटर दाईं, तो यहाँ से 20 मीटर दाईं चल गया, फिर वह 20 मीटर दाईं, तो यानी नीचे आ जाएंगे, 20 मीटर दाईं कर दिए। क्लियर है, फिर वह दोबारा 1 मीटर बाईं ओर, तो 1 मीटर बाईं की ओर कर दिए, दाईं ओर के। अब वह कितने दूर है, तो यहाँ से देखिएगा ना, तो यहाँ से 10 10 20 हो गया, 20 था, और आप लोग का ये भी कितना था, 20 था, 20 20 40 और 1 41 हो गया। सॉरी 20 20 40 10 50 और 1 51 हो गया, तो ऑप्शन 51 बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए विषम को चुनना है, तो देखते हैं विषम क्या। देखिए हम अगर फोकस करना चाहते हैं फ्रेंड, देखिए सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आकृति बी में देखिए दोनों भुजा पर 2 2 चिन्ह है। क्लियर है, आकृति बी में देखिए ना दोनों भुजा पर 2 2 चिन्ह, देखिए 2 2 है ना, 2 2 है। बाकी सारे में देखिएगा तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, 2 है 1 है,
2 है, 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें ना तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें है, लेकिन देखिए इसमें इसी से ले रहा ना तो 1 माना जाता है। चलिए 50 नंबर स्किप कर रहा हूँ, 51। इसमें त्रिभुज की संख्या को काउंट करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप लोग कीजिएगा ना तो टोटल आ जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये आप लोग को बनाना है एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको बनाते हैं ना तो ऑप्शन देखिए वाई क्रॉस जेड, तो यहाँ पे क्रॉस का अर्थ क्या लिखा, देखिए एम एन की बेटी, यानी वाई जो है ना जेड की बेटी है, वाई एम एन की बेटी है, देख क्रॉसन, तो वाई जो है जेड की बेटी है। तो फ्रेंड ये वाई मान ली किसकी बेटी है, जेड की, तो बेटी है तो यानी माइनस कर दिए, प्लस, तो प्लस में आप लोग एम एन का भाई, यानी कि जेड जो है ना एक्स का भाई हो गया, जेड जो है आप लोग का एक्स का भाई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एक्स वाई का मामा है, एक्स जो है वाई का, हाँ तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए तो सेटल हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, होल प्रभाव में जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, होल प्रभाव में हमेशा क्या उत्पन्न होता है, तो वो वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। और याद रखिए हॉल प्रभाव का जो खोज किया था एडविन हॉल ने किया था, एडविन हॉल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पारिस्थितिक पद चिन्ह की गणना मुख्य रूप से किन कारकों पर आधारित होती है। तो याद रखिएगा ये जो आधारित होती है संसाधन खपत और अपशिष्ट उत्पादन पर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 रुपये, तो मूल राशि कितनी होगी। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मूल राशि बोला ना, सबसे पहले यहाँ पे 5% बोल रहा, तो रेट आप लोग देखिएगा तो 5% लिखा, तो 5% का वैल्यू 5/100 कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग चलें तो 1/20 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 वर्ष के लिए लिख रहा, तो हम यहाँ पे 20 से क्या करेंगे 21 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे 20 से क्या करेंगे 21 कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए प्रिंसिपल कितना 400 आ रहा, और यहाँ पे करेंगे 441 आ रहा है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से करेंगे तो 441 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 400 आ रहा। दोनों के बीच डिफरेंस यानी देखिएगा तो दोनों के बीच CI का वैल्यू आ रहा 41, और 41 का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे 3280, तो 1 इकाई का वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्टली क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें 80 आएगा। क्या आएगा, ये 80 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, आप लोग को प्रिंसिपल निकालना था, तो हम लोग 80 को क्या करेंगे, इसको मूल्य यानी कि 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32,000 आएगा। कितना आएगा 32,000 रुपये आएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को बी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा 55 क्वेश्चन। 56 में सचिन एक डीलर से किसी कीमत पर एक घड़ी खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेचता है। अगले दिन वह घड़ी खरीदता है और कीमत में 75% की वृद्धि करता है और 30% की छूट प्रदान करता है। सचिन को दूसरे दिन प्राप्त होने वाले लाभ में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। जब भी टाइप्स का क्वेश्चन आएगा ना तो देखिए पहला कितना परसेंट का वृद्धि कर रहा है 75, तो वृद्धि में हमेशा प्लस लिखिए, डिस्काउंट दे रहा 30। अब देखिए प्लस माइनस का तो माइनस, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे रामबाण का फार्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे 100 कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो प्लस माइनस है माइनस, यानी यहाँ पे करेंगे तो 45 आएगा, ये 0 कट गया। अब यहाँ भी सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे 75 दिया जो होगी, देखिए यहाँ पे 15 बार में कट गया, यहाँ पे करेंगे तो 2 बार में आ गया। 15 या 45 को 2 से भागा देंगे तो 22.5 आएगा। अब 45 में से 22.5 को घटाएंगे तो 22.5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, यहाँ पे कितना था 48 था, सॉरी हाँ 45 में से 22.5 को घटाना था, सॉरी 45 में से हम लोग क्या करेंगे 45 में फ्रेंड 22.5 को घटाएंगे तो ऑलमोस्टली क्या बचेगा 22.5 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22.5, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 23% अधिक लेता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 23% अधिक लेता है। यदि एक ग्राहक ने डाइनिंग टेबल के लिए 30,135 रुपये भुगतान किया तो उसका क्रय मूल्य की गणना करें। सबसे पहले लिखा एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 23% अधिक लेता है। सबसे पहले अधिक लेता तो मान लीजिए CP, कुछ भी नहीं पता CP तो हम लोग 100% मानेंगे ना, बिल्कुल 100% है। अब इससे 23% अधिक लेता है, आई थिंक अधिक लेता है नहीं 123% हो गया। आई होप आप लोग समझ में आया हो गया। तो 123% का वैल्यू कितना लिख रहा 30,125 लिख रहा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें 100% का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे 30125 को गुना कर देंगे 100 से। अब इसको डिवाइड करेंगे 123 से। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व किया तो 24,000, देखिए मैं लिख देता हूँ 24,500 है। कितना आएगा 24,500। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 3862.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, ऑलमोस्टली आप लोगों को बता, सबसे पहले देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बेलन का पास पृष्ठीय क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। 2 है, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला, 2 पाई। आर का वैल्यू आप लोग को नहीं दिया तो आर को रहने दिया, एच का वैल्यू 15 दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल वैल्यू देखिए 3862.2 लिख रहा। अब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू निकालते हैं ना तो 41 आएगा, क्या आएगा 41 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 41 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता हो क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 3.14 करेंगे, आर का वैल्यू अभी कितना लाया था 41, तो 41 इंटू 41 कर देंगे, और एच का वैल्यू देखेंगे तो 15 है। आई होप आप लोग इसको पूरा गुना कीजिएगा तो 79175.1 आएगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो ऑप्शन में आप लोग सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, मनोज ने 5 वर्षों के बाद 9% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज के रूप में 6075 रुपये अर्जित किए। उसके द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगी? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, राशि निकालना ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कितना रुपये, साधारण ब्याज कितना था 76075 था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय फार्मूला का यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 वर्ष था, परसेंट कितना था 9। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो 13500 आ जाएगा, ये आप लोग का आंसर आ गया, क्लियर है। तो ऑप्शन है बिल्कुल 13500, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। किसी वस्तु के कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत 2295 और प्रारंभिक कीमत 1000 थी, तो दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पर पहली बार प्रतिशत वृद्धि से दुगनी है, तो दूसरी बार कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड स्किप वाला है, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कर्नाटक संगीत का जनक बोलते हैं पुरंदरदास को। किसको बोलते हैं? पुरंदरदास को। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। भारतीय त्यौहार होली हर साल किस मौसम में मनाया जाता है? तो मौसम तो आप लोग जानते हैं वसंत में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दें। 62 का ऑप्शन नंबर डी, फागुन के वैसे मनाया जाता है, फागुन मास की पूर्णिमा में। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 से संबंधित नहीं है? तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा ना, तो देखिए पहला, निजी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत बिल्कुल हुआ था 1956 में। इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। इसमें तीसरे पंचवर्षीय योजना का आधार रखा था, ये गलत हो गया। तीसरे पंचवर्षीय योजना का जो आधार रखा गया था 1956 में नहीं रखा गया था, क्लियर है। इसमें दूसरी का था, तो इसमें तीसरी का जो रखा था 61 से 66 के बीच में था, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह खाली कर देगा? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले धन निष्कासन सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने ये कहा था ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर देगा, लास्ट टाइम कर भी दिया था, क्लियर है। तो ये था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लियर कर देंगे, क्लियर है। बातें करना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो फ्रेंड याद रखें दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस शब्द वर्ड दिया था। इसके साथ साथ इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए 1886 में किया था, 1886 हाँ 1886 में किया था, फिर 1893 में भी किए थे, और 1906 में किए थे। इस चीज़ याद रखिएगा, पहला था कलकत्ता में, दूसरा था शायद सेकेंड में कानपुर था शायद, और लास्ट में भी था आप लोगों का कलकत्ता ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, है ना। देखिए बाल गंगाधर तिलक का नाम क्या था? लोकमान्य तिलक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया था? तो इसमें हमेशा याद रखें ब्रह्मदेव का यूज किया था, ब्रह्मदेव। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। वेदा पारंपरिक वनवासी किस देश का निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूहों में रहते थे? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के रहने वाले थे। चलिए इसमें आसमान को टच करें, देखिए 16 4 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, 624 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 624 को क्लिक कर देंगे, और 224 32 का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। देखिए इसमें आप लोगों को बताना है, विकल्प को बताना है, यानी कि कौन सा आकृति चेंज, यानी कि देखिए इसमें आप लोगों को बताना किस आकृति में पार्ट्स दिया है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर अगर डी को देखिएगा, ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर होगा।
इसमें आप लोगों को बताना है, इसको देखिएगा ना, दिए गए आरेख में वृत्त आप लोग को स्नातक को शो कर रहा है, यानी जो सर्कल जो है ना आप लोग का ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट को शो कर रहा, वही ट्रायंगल आप लोग को नियोजित व्यक्तियों का निरूपित है, आयत ग्रामीण जनों का निरूपित करता है। तो आरेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। ग्रामीण अनियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है? तो ग्रामीण अनियोजित के बोल रहा ना, तो फ्रेंड्स हम लोग अगर बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो ऑप्शन देखिए तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8, तो यानी ऑप्शन नंबर बी डी को क्लिक कर देंगे। 5 दोस्त एच आई जे के और एल एक स्कूल के शीर्ष रैंक धारक है। एच का रैंक के रैंक के ठीक ऊपर है और एल के रैंक के ठीक नीचे है। तो आई का रैंक, आई शीर्ष रैंक पर है जो, और जे सबसे निचले रैंक पर नहीं है, तो सबसे निचले रैंक पर कौन होगा? देखिए सबसे पहले एच का रैंक के ठीक ऊपर है, तो मान लीजिए के है, ये के के ऊपर कौन हो रहा है? एच हो रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्लियर। सुनिए थोड़ा सा आराम से करते हैं, देखिए क्या लिखा है, एच का रैंक के ठीक ऊपर है, मान लीजिए के है, के ऊपर ठीक रैंक एच का मान लीजिए, क्लियर है, और एल के रैंक के ठीक नीचे है। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को एल के ठीक नीचे करना है, तो एच जो है ना एल के ठीक नीचे करना है, तो हम लोग एल ऊपर कर दें, एल के नीचे हो गया ये। आई शीर्ष रैंक पे, यानी कि आप लोग को सबसे ऊपर आई को रखना है, और जे सबसे नीचे रैंक पे नहीं है, तो जे हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे ना, तो बड़ा उनमें सबसे निचले रैंक पे कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर के, यानी कि देखेंगे तो के है, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इस कुट भाषा में आप लोगों को दर्शाना, देखिए एराउंड, तो एराउंड को लिख रहा है AROUND को 5-2, इसको आप लोगों को सजाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या लिख रही है, देखिए हम लोग दिमाग लगाते हैं, यानी देखिए सबसे पहले ये सब, इसमें जो लेवल का जो क्वेश्चन दिया ना फ्रेंड्स, जब तक बहुत टफ देता है। देखिए ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, जेड क्या है? 26 होता है, 26 का दें। आर का होता है आई, आई का क्या होता है? 9 होता है। ओ का होता है OP, और ओ का अपोजिट क्या होता है? LO, तो यानी 12 दूनी क्या लिखेंगे यहाँ पे? 24 है। देखिए यानी इसका अपोजिट का दुगना कर रहे हैं, तो 12 दूनी 24। यू का अपोजिट क्या होता है? F, तो F का होता है 6, तो 6 दूनी क्या होगा? 12। M का उल्टा होता है, N का उल्टा M का होता है 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी क्या होता है? 26 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे हाफ लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए शुरू में आप लोग का यहाँ पे देखिएगा ना, शुरू में दुगना कर रहा फिर एक गुना कर रहा, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, उस संकेत का चयन करें जो इक्वल वाले फलक के विपरीत फलक वाले होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 ऐसा देखें जो कॉमन आ जाए, नहीं तो चलिए देखते हैं कोई ऐसा है जिसमें 2 कॉमन पार्ट्स आ रहा, तो मेरे को देखने के अकॉर्डिंग लग रहा है, हाँ तो देखिए स्टार, देखिए स्टार है, स्टार है, ये डॉलर है, डॉलर, दोनों मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, हैच का अपोजिट क्या आ रहा? प्रतिशत आ रहा है ना, तो हैच का अपोजिट प्रतिशत आ रहा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो आप लोग का क्या बोल रहा था? इक्वल का, तो इसमें हम लोग देखते हैं, फिर से एक काम करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इक्वल का बोला ना ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए परसेंट के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे परसेंट लिख दिए, परसेंट के बाद इक्वल है, फिर प्लस था, इसमें भी चलेंगे, परसेंट के आगे चलेंगे, फिर देखेंगे डॉलर लिख देंगे, फिर आप लोग का स्टार है। अब क्या बोल रहा है? इक्वल के सामने, तो इक्वल के सामने डॉलर आ रहा है फिर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 72 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कोवनिक को यहाँ पे आ गया, क्लास 12th में मैं पढ़ा था। देखिए मार्कोवनिकोव का नियम मुख्य रूप से किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पे लागू होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास 12th पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ेंगे मार्कोवनिकोव रिएक्शन और एंटी मार्कोवनिकोव रिएक्शन, तो ये एल्किनो के इलेक्ट्रोफिलिक के योग पे होता है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आप लोग का। चलिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लाउड कंपाउंडिंग में पास का पूर्ण रूप क्या होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है, आप लोगों को पता, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए 75 क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इस क्वेश्चन को तो इग्नोर करते हैं हम। देखिए 76 नंबर, 36, 32 और 27 का लघुत्तम समापवर्तन क्या होगा? फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सारे का एलसीएम निकालिएगा ना, तो आप लोग को देखिए 36 का, 32 का, 27 का, आई थिंक देखते हैं, तो इसका एलसीएम निकालिए तो 864 आएगा। कितना आएगा? 864 आएगा। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 4 लाख रुपए है, प्रत्येक वर्ष कार का 40% घटाया जाता है मूल्य, ठीक है। तो 2 वर्ष पश्चात इसका मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा जाता है, 4 लाख है तो 4 लिख दीजिए, ठीक है। आप लोग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 4 लाख दिए, आप प्रत्येक बार 40% घटा रहे हैं, तो 100 में से 40 को घटाएंगे, 60 हो गए, 2 वर्ष के लिख रहे हैं, 100/60/100 कर देंगे, ये भी आप लोग का 60/100 है। अगर आप लोग इसको बनाइएगा ना तो आप लोग भी चाहेगा 144,000, ये आप लोग का आंसर आएगा। आई होप आप लोग का क्लियर हुआ होगा। थर्ड आंसर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे।
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज आप लोगों को पता होगा फ्रेंड, एक समबाहु उसे कहते हैं इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है। क्लियर है। अब इसका देखिए ये 12 है, 12 12 सभी 13 ना, इसका क्या बोल रहा है आप लोग, अंतःवृत्त त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम ऐसा आर से सोच करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। देखिए a/2√3 अंतः में क्या होता है, देखिए a/2√3 होता है, वही बाह्य में होता है ना a/√3 के बराबर होता है फॉर्मूला। क्लियर है। तो a का वैल्यू आप लोग के सामने 12 लिख रहा है, अब यहाँ पे लिखेंगे 2/√3, तो 6 बार में कट गया, 6/√3 लिखेंगे, 6/√3। तो हम लोग क्या करें, √3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6√3/3 यानी कि टोटल सॉल्व किया तो 2√3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। याद रखिए समबाहु, देखिए मैं लिख देना चाहता हूँ, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, यानी अंतःवृत्त को आर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला बात करना चाहता हूँ तो a/2√3 होता है। क्या होता है, a/2√3 होता है। वही बड़ा आर की बात करना चाहते हैं, बड़ा आर की ना, तो ये लिखते हैं a/√3 होता है, a/√3। एक पेन को निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक पुरुष को 55% का लाभ होता है। यदि वह उस पेन को उस मूल्य के दुगने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए आप लोग क्या कीजिए ना, 55 को ऐसा भाग में तोड़िए। देखिए एक पेन को निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक पुरुष को 55% का लाभ होता है। क्लियर है। 55% का लाभ हो रहा है। मान लीजिए कि सीपी, सबसे पहले लोग सीपी पता करेंगे। तो सीपी आप लोग को कुछ नहीं पता, तो हम लोग 100 रुपये मान लिए, 55% का लाभ होता है। आई थिंक फ्रेंड्स अगर एसपी निकालेंगे तो ऑलमोस्टली अगर एसपी जब 55% का लाभ हो रहा तो इसमें 55 जोड़ देंगे ना, यानी कि 155 हो गया। क्लियर है। अब हो रहा यदि उस पेन को उस मूल्य के दुगने मूल्य पर बेचता, यानी उस पेन को उस मूल्य के दुगने, आई थिंक यदि हो रहा है 100 रुपये का, इसको 200 पे बेचते, कितना में बेचते हैं, 200 में बेचते, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, 200 में बेचने बोल रहा था ना ये, तो क्या लिख रहा, युवा उस पेन को उस मूल्य के दुगने, उस मूल्य के यानी कि 155 के दुगने मूल्य पे बेचता। तो 155 का दुगना करेंगे तो 310 हो गया। अब आप लोगों को लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो 310 में से 100 घटा दिए तो 210 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल 210% होता है। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक त्रिभुज के कोण 15:2:1 के है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 15 2 17 1 18। आई थिंक 18x का वैल्यू देखिएगा तो टोटल 360 आ रहा। क्लियर है। अब यहाँ से x का वैल्यू देखेंगे तो 18 दूनी 36 यानी 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। हम लोग त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होता है, 20 को 15 से गुना कर देंगे। तो फ्रेंड 20 को 15 से गुना करेंगे ना, 20, हाँ रुको, 15 2 17 18, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 18x का वैल्यू 360 कर दिए। क्लियर है। तो 18 दूनी 36 यानी x का वैल्यू 20 आ गया। सबसे बड़ा कौन था, 15 था, तो 20 को 15 से गुना कर देंगे तो 300 नहीं, 15 2 17 18, अरे यार सॉरी गलती हो गई फ्रेंड्स। यहाँ पे त्रिभुज बोल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। तो 15 2 17 18, तो 18x का वैल्यू 180 हो गया। क्लियर है। तो x का वैल्यू तो 10 आ रहा ना, अभी 10 को 15 से गुना कर देंगे तो 150 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो 150 डिग्री इज द राइट आंसर। कौन सा संगठन पर्यावरण से संबंधित है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता है, यूनिसेफ। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड यूनिसेफ का संबंध आप लोगों को मैं बताया था, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का संबंध आप लोगों को पर्यावरण से नहीं होता है, यूएनईपी का भी नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ना यूएनईपी का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो अभी जस्ट मैं बताया था, इसका स्थापना 1972 में हुआ था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं यूएनडीपी। तो देखिए यूएनडीपी क्या होता है ना, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। क्लियर है। अब यूएनडीपी की स्थापना जो हुआ था, आई थिंक नहीं कंफर्म, तो यूएनडीपी की स्थापना हुआ था 1965 में हुआ था। कब हुआ था, 1965 में हुआ था। चलिए भारत और किस देश ने 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो देखिए करंट अफेयर है, फोकस कीजिएगा। तो याद रखिएगा भारत और स्पेन देश ने 2026 को दोहरे वर्ष यानी 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्लियर है। भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन, एआई का जश्न मनाने के लिए ड्यूरल ईयर घोषित किया। क्लियर है। इस चीज को याद रखिएगा। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने स्पेन यात्रा के दौरान किया था। क्लियर है। यानी घोषणा किसने किया था, अब हम लोग को विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर प्रसाद। वही बात करना चाहते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है, तो मैड्रिड है। उसकी यूरे आप लोग का होता है उसका मुद्रा। गॉड पार्टिकल, देखिए गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज करता है, जिसका 8 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा 83 का, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लियर, पीटर हिग्स होगा। किस राज्य में साओ जोआओ महोत्सव हर साल 24 जून को मनाया था। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, साओ जोआओ ये जो महोत्सव होता है हर साल 24 जून को मनाया था गोवा में। कहाँ मनाया था, गोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स याद रखिए गंगा सागर मेला जो है ना वो पश्चिम बंगाल में मनाया था। ये ग्रुप डी का पेपर में मेरा पेपर आया था, मेरा आया था, ठीक है। तो देखिए मैं कुछ कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए कुछ कुछ बता रहा हूँ, याद रखिए आगे क्वेश्चन। साओ जाओ मेला जो होता है हमेशा 24 जून को मनाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है किस तारीख को मनाते हैं। देखिए तो साओ जाओ मेला हमेशा हर साल 24 जून को मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? गोवा में। क्लियर है? ये आप लोगों को तो अपना क्वेश्चन था ये, अब मेरे तरफ से सीखते जाइए। देखिए सबसे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाते हैं, लेकिन वही अगर क्वेश्चन बोलते हैं पक्के धागा, देखिए यहाँ पे हॉर्नबिल आप लोग जानते हैं कि कहाँ मनाते हैं। हॉर्नबिल हॉर्न बजाते हैं कहाँ पे? तो नागालैंड पास बजाते हैं, यानी कि नागालैंड में बनाते हैं हॉर्नबिल। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को ट्रिक से समझाता हूँ। हॉर्नबिल तो हॉर्न बजाते हैं, नाग पास बजाते हैं ना, देखते हैं नाचने लगता है, तो हॉर्नबिल हो गया आप लोग का नागालैंड में। लेकिन अगर आप लोग को बोले पक्के, देखिए मैं लिख देता हूँ पक्के, पक्के पागा महोत्सव, यानी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। पक्के पागा हॉर्नबिल बोलेंगे ना, तो पक्के बोले तो अरुणाचल प्रदेश लगा दीजिए। क्लियर है? इसके साथ साथ गंगा सागर, तो गंगा सागर महोत्सव हर साल मकर संक्रांति के दौरान लगता है। देखिए गंगा सागर ये ग्रुप डी में पेपर में आया था। क्लियर है? तो ग्रुप डी में आया था गंगा सागर का। तो गंगा सागर जो लगता है वो पश्चिम बंगाल में होता है, यानी वेस्ट बंगाल में लगता है। ये कब लगता है? हमेशा ये लगता है मकर संक्रांति के दौरान लगता है। क्लियर है? इसी के साथ साथ महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र के लिए फेमस होता है, तो महाराष्ट्र के लिए जो फेमस है वह काला घोड़ा महोत्सव होता है। क्लियर है? और असम राज्य में लगने वाला जोनबिल मेला भारत का एकमात्र मेला है। क्लियर है? सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। ये सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्या मेला से पूछ सकता है आप लोग का। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, देखते हैं। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो हुआ मुंबई में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए इसकी जो शुरुआत किया था भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया था। क्लियर है? 1 अक्टूबर 2024 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया था? सबसे पहले आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिल रहा, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन सा? ओम बिरला। और कौन सा लोकसभा चल रहा? तो याद रखिए भारत में वर्तमान समय 18वां लोकसभा चल रहा। कौन सा चल रहा? 18वां लोकसभा। तो 18वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। क्लियर है? इन्होंने हर घर दुर्गा प्रोग्राम अभियान स्टार्ट किया। और ये कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ऑलमोस्ट फ्रेंड ये जो स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टार्ट किया था। कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कुछ एस सी है। चलिए बना लेते हैं। देखिए कुछ मान लीजिए एस है, तो कुछ एस को हम लोग सी मान लिए, कुछ सी डी है, तो चलिए कुछ सी डी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखने क्या लिख रहा। यहाँ पे लिख रहा कुछ डी एस है, तो देखिए कुछ डी एस है, नहीं पहला कैंसिल। कुछ सी एस है, तो बिल्कुल कुछ सी एस है, यानी देख इसका रिलेशन है, सही है। कुछ डी सी है, तो कुछ डी सी, यानी कि सेकेंड और थर्ड आप लोग का सही होगा, यानी कि केवल 2 और 3 निष्कर्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। फ्रेंड्स यहाँ पे लुप्त संख्या को चूज करना है। आई थिंक देखिए हम देखिए 7 6 जोड़िएगा 13, 24 और 28 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 52 आएगा। 96 और 112 को अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 208 है ऑप्शन में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग बनाइएगा फ्रेंड थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए आप लोग के बीच में ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। देखिए 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और एच, 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे। दोनों व्यक्तियाँ एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। ए डी के सामने बैठा। चलिए देखते हैं क्या है। ए डी के सामने बैठा, तो चलिए लिखते हैं ए है आप लोग का, डी के सामने बैठा है। ए डी के सामने है। ई जी के ठीक दाई, ए जी के ठीक सॉरी ए जो लिख रहा ना, ए लिख रहा जी के ठीक बाईं और बगल में है। तो ए जो है ना सॉरी ई जो है ना जी के ठीक बाईं और बगल में है, ठीक है। एच बी के ठीक दाईं और बगल में है। सी जी के सामने है, सी जी के सामने है। आई थिंक सी को मान लिए यहाँ पे मान लेते हैं, सी को जी के सामने मान लिए, यहाँ पे मान लिए। एफ एच के सामने है। आई थिंक मान लिए एफ को यहाँ पे एच के सामने मान लिए। बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं और बगल में जो जी के सामने है, तो हम लोग यहाँ पे बी के सामने वाला मान लें। यहाँ पे क्या होगा? ई होगा। इस टाइप से आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर है? तो कौन सा 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठा है? तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार ए एच बी सी। तो ऑप्शन नंबर ए एच बी सी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए, देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। बस ओवर हो गया। देखिए शेर लोमड़ी मांसाहारी, तो ऑलमोस्ट ये मांसाहारी शेर आता है, ये लोमड़ी आता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। तो कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है, मुख्य डोर जो हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। प्रियन रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण होते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा संक्रमण प्रोटीन की वजह से, संक्रमण प्रोटीन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिएगा
सी 6 8 x प्लस 2 10 2x माइनस 1 तथा 2 का माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए माध्य में क्या करते हैं, सारे को जोड़ देंगे तो 8 से 14 2 16 16। देखिए 8 से 14 14 2 16 16 10 कितना 26 26 में एक को घटाएंगे तो 25 25 और 2 25 और 2 कितना होता है 27, यानी कि 27 कर देंगे अब x की वैल्यू तो x और 2x 3 यानी 27 प्लस 3x टोटल 1 2 3 4 5 6 यानी 27 प्लस 3x यहाँ पे वैल्यू टोटल माध्य 9 दिया। आप सॉल्व कर लीजिए ना तो 27 प्लस 3x कर देंगे 9 छक 54 होता है। अब 54 में से 27 को उठाएंगे तो 27 बचेगा, क्या बचेगा 27 बराबर 3x बच गया। अब x का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, तो राइट आंसर है 9 है, ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। 4 सिक्के उछाले जाने पर बिल्कुल 3 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले 4 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 पर पावर 4 करेंगे तो आई थिंक 16 आ गया, क्लियर है। अब इसमें बोल रहा कि बिल्कुल 3 पट बोल रहा था, बिल्कुल 3 पट, तो देखिए टोटल तो सैंपल पे 16 हो गया, बिल्कुल 3 पट। तो देखिए 1 पट 2 पट 3 पट, फिर एक एच आ सकता है, फिर देखिए 1 पट 2 पट यहाँ पे स्टेप से कर सकते हैं, फिर टी एच टी टी कर सकते हैं और लास्ट क्या कर सकते हैं एच टी पर टी, यानी कि टोटल 4 आएगा तो 4/16 यानी कि 1/4 है, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बस कुछ क्वेश्चन और है इस चीज़ को देखिए। एक टावर की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो यह सूर्य का उन्नयन कोण का सॉरी इसको बनाइए, इसको बनाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक टावर की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो यह सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होने की तुलना में 15 मीटर छोटी होती है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। सबसे पहले मान लीजिए टावर आप लोगों का क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को करना, सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे सबसे पहले एक क्या लिख रहा था 45 डिग्री था, तो 45 से हम लोग घटा के क्या कर देंगे यहाँ पे 60 डिग्री कर देंगे, क्लियर है, ये हो गया। अब आप लोग को बोला 15 मीटर छोटी होती है, सबसे पहले 60 है तो इसके सामने का जो वैल्यू होगा ये √3 के बराबर होगा, ये आप लोग को 1 होगा, क्लियर है। 45 के सामने 1 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो ये जब 1 है तो यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगा √3 - 1 होगा ना, बिल्कुल होगा। तो √3 - 1 का वैल्यू देखिए तो 15 मीटर छोटी है, तो √3 - 1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, आप लोग को 15 मीटर रखना है। तो यहाँ से 1 मीटर का वैल्यू देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को डिवाइड करेंगे √3 - 1 से। अब रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 + 1 से। तो आई थिंक सॉल्व कर लीजिएगा ना तो पूरा आंसर आएगा 35.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर और विकर्ण 80 सेंटीमीटर है। कुछ नहीं करना, देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता ना तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए एक समचतुर्भुज बनाते हैं तो आई थिंक आप लोग बनाए भी होंगे। देखिए एक परिमाप 164 को 4 से डिवाइड किया तो 41 आएगा, यानी इसका सारे साइड का जो वैल्यू है 41 41 41 हो गया, क्लियर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिख रहा है ये। तो ये आप लोग का स्टेप से करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए एक विकर्ण 80 है तो 80 का आधा क्या होता है 40, तो ये भी आप लोग का 40 आ गया। अब ट्रिपलेट यूज करें 40 41 तो 9 40 41 होता ना, तो वैल्यू ये 9 आएगा, तो 9 9 कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। तो फ्रेंड इसका क्षेत्रफल क्या था हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ D1 का वैल्यू कितना 18 आया था और D2 का वैल्यू कितना लिख रहा था 80 लिख रहा है। इसको सॉल्व करिए, 2 का पावर में 18 9 बार में आता 9 8 72 यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 720 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन के घन इकाई का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना, इजी क्वेश्चन। देखिए व्यास के बराबर ऊंचाई और 4 इकाई त्रिज्या वाले बेलन का घन इकाई के आयतन क्या होगा। तो आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, पाई है पाई रहने दिए, r का वैल्यू अगर देखिएगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और h भी आप लोग का क्या बोल रहा है व्यास के बराबर ऊंचाई। तो देखिए ये त्रिज्या 4 था तो इसका व्यास क्या होता 8 होता, तो 8 के बराबर लिखना ऊंचाई ना, तो 16 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा आई थिंक 128 होगा। ये पाई है पाई 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन लिखा रमेश 36 रुपये प्रति केजी की दर से चावल बेचता है यदि जिसे उसने 30 रुपये प्रति की दर की केजी से खरीदा था। इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 केजी की जगह 800 ग्राम चावल देता है, तो वास्तविक लाभ क्या है। देखिए सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कुछ देखो मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग 2 चीज़ें बांट दीजिए, एक CP बात कर दीजिएगा एक SP में, ठीक है। तो CP आप लोग देखिएगा शुरू में 30 रुपये में खरीदा था, बेच कितना हो रहा है 36 में, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया। बात करते हैं वजन का, तो इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 केजी के जगह पे 800 ग्राम का यूज करता है, क्लियर है, यानी कि 800 ग्राम का यूज कर रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए वह बेचते समय 1 केजी के जगह पे कितना 800 ग्राम का चावल का यूज करता है, यानी CP कितना 800 है और दिखा रहा कितना रहा 1000 केजी का। यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए वजन हो गया यहाँ पे आप लोग समझ आ गया ना। आप गुना करेंगे तो 30 को 800 से गुना करेंगे या फिर दोनों को एक काम करते देखिए 30 गुना 800 कर देंगे, क्लियर है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 36 गुना 1000 कर देंगे। आई होप आप लोग किए होंगे। 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। यहाँ पे और भी कुछ कटा क्या
5 बार में 6 5 30 हो गया, 6 चक 36 हो गया। अब और कुछ कट रहा क्या? नहीं। तो यहाँ पे और भी देखते हैं, यहाँ पे 3 बार में कट रहा है, 40 बार में। तो यहाँ पे टोटल अगर रेशियो निकालेगा ना, तो आप लोग का जो रेशियो आएगा यानी CP और SP का, देखिए CP और SP का रेशियो निकालिएगा तो ये आप लोग का 24 आएगा और ये आप लोग का 36 आएगा। अब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? तो 12 का आ रहा है, 12 और डिवाइड में क्या करें, CP 24 है इंटू 100 कर देंगे, तो टोटल करेंगे तो 2 यानी 50% होगा। तो राइट आंसर करें 50% इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले फिर एक CP लिखते हैं, एक लिखते हैं SP। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए CP में क्या लिख रहा था, कितना रुपये में खरीदते हैं, 30 रुपये में, बेच कितना रहा है, 36 में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसके अतिरिक्त वह बेचते समय 1 kg के जगह पे 800 ग्राम का यूज कर रहा है ना, तो देखिए जो 1 kg यानी बेचते समय, तो बेचने का हम लोग दिख रहा है उसको क्या 800 तो लिख रहा, यानी बेचते समय तो उसको 1000 ग्राम दिख रहा ना, और लगा किसका रहा था 800 ग्राम का। हम लोग सारे का सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना, तो यहाँ से और भी कुछ छोटा कर, देखिए 6 5 30 मान लिए और 6 6 36 कर दिए। यहाँ पे यहाँ भी काटिए, 20 का पारा में, सॉरी 200 का पारा में 4 बार में, 200 पारा में ये, तो देखिए 5 चौक 20 आ गया और 6 5 30 ये भी कर सकते थे। तो यहाँ पे 30 में से 20 गया 10, 10/20 कर देते इंटू 100 कर दीजिए, तो आ रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ भी तो आ गया 50%, तो राइट आंसर 50%। तो आप लोग किसी भी वे में बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है किसी भी आंसर में, तो आप लोग देखिए मैच कर सकते हैं, और कुछ कुछ का देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन था, देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आप लोग का आंसर। आप लोग फ्रेंड देख लीजिए कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो यानी कि सेट नंबर मैं 12 पूरे करवा दिया हूँ। आई थिंक सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5, सेट नंबर 6, सेट नंबर 7, सेट नंबर 8, सेट नंबर 9, 10, 11, 12, 13। तो 13वां आप लोग को मैं आज ही वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लग रहा है आप लोग को। इसके बाद मैं और वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल दिस वीडियो। तो चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड होप फॉर द बेस्ट। चलिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आप लोग हमें जानते हैं, देख लीजिए। क्लियर है? तो हमारा नाम अगर आप लोग जानना हो नहीं यार, तो फ्रेंड्स और मैं आप लोग के सामने नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करूँगा, क्या आप लोग के बीच में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी पेपर जो हुआ था NTPC का प्रीवियस का, मैं सारे क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच में करवाने का भरपूर प्रयास करूँगा। मेरा टारगेट अब वही रहेगा। क्लियर है? तो इसके बाद मैं आप लोग को भी चाहता हूँ, तो आप लोग में सारे क्वेश्चन को करवा दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच। और आप लोग हमारा नाम जानना चाहते हैं तो देखिए सिंपल वे में नाम है आप लोग की, आप ही लोग जैसा नाम है, सागर कुमार है। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।